नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो प्री बीएसटीसी का भी पेपर हुआ था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चनों पर आता हूँ और एक एक क्वेश्चन को बाई शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो इसी प्रकार से आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका कि वाई डब्ल्यू जेड एक्स अंपा यू एस वी टी, फिर ये था पिता एम के एन एल। दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर संबंध देखना है अपन को कि क्या संबंध मिलेगा। अब देखो, मैंने आपको जैसे अभी कोडिंग की मेरी क्लासेस चल रही है उसमें जैसा कि आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पर y का है 25, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 26, यहाँ 21, यहाँ 19, यहाँ 22 और यहाँ पर है 20। अब देखिए यहाँ जो अंतर है वो -4 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर -4 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर -4 का आ रहा है और यहाँ भी अंतर -4 का आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अंतर -4 का आ जाएगा। अब देखिए 13 में से 4 गए तो 9 बोले तो दोस्तों आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा 7 बोले तो जी, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 12 है तो 8 बचे और 12 आई जी जे एच। तो आंसर आपका इसमें आंसर हो जाएगा आई जी जे एच। बिल्कुल आ गया समझ में दोस्तों। यहाँ पर 25 है, यहाँ 21 है, -4 हो रहा है तो उसी प्रकार से अपन -4 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। अगर हम दोनों की उम्र देखो, मान लो 5 गुना है तो यहाँ तो आ गया x और यहाँ आ जाएगा 5x। राम की उम्र श्याम से, यानी ये तो कौन हो जाएगा श्याम और ये कौन हो जाएगा राम। अब आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 8, 10, 12 और 5, यही है ना। ये क्या बोला, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है अगर उन दोनों का उम्र का अंतर 8 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों? 8 वर्ष का अंतर है, अंतर है वो 8 वर्ष का। सीधा ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। देखो 8 में 5 का भाग देंगे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि 5 गुना है। यहाँ 2 का भाग जा रहा है क्या? सॉरी 5 का, तो कितना आ रहा है 2, यानी श्याम की उम्र 2 है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। क्या अंतर 8 का आ रहा है क्या? आ रहा है। तो ये किसकी पूछ रहा है? राम की उम्र। राम की उम्र 10 हो जाएगी क्या? बिल्कुल सीधी हो जाएगी, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए जो 4 विकल्प है उनमें से कौन सा समुच्चय समान है। समान के लिए अब देखिए यहाँ दे रखा है 1 है, 8 है और 27 है, ये दे रखा है ना। तो देखो यहाँ क्यूब दे रखा है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इसी प्रकार से यहाँ ऑप्शन पहला ही है 64, 125 और 216। जैसा कि आप जानते हो ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। तो ऑप्शन जो ए है इसमें जो भी है ये आंसर आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 64, 125 और 216। इस प्रकार से क्वेश्चंस होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला है कि कौन सा चित्र है जो बिनआरेख है, वो बोल रहा है दोस्तों गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जी। दोस्तों सब्जी भी खाद्य पदार्थ है तो खाद्य पदार्थ का ऊपर आ जाएगा, गाजर क्या है? सब्जी है, तो इसका ये सीधा बिनआरेख बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले खाद्य पदार्थ हो जाएगा, ये सब्जी हो जाएगी, सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा? गाजर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मिटा दिया जाए कि चक्रवात प्रति चक्रवात, चक्रवात का है प्रति चक्रवात विलोम शब्द है। चक्रवात का विलोम शब्द होता है प्रति चक्रवात।
तो अब यहाँ ये बोल रहा है कि बाढ़ का संबंध किससे है, तो बाढ़ आएगी तो इसका सू का संबंध हो जाएगा सूखे से। बाढ़ का जो हो जाएगा, बाढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा क्या, सूखा। विलोम शब्द बोल रहा है ये, क्योंकि चक्रवात बोला, चक्रवात का विलोम शब्द होता है प्रति चक्रवात, तो बाढ़ का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो वीनारेख है, एक तो है कबूतर, कबूतर, पक्षी और कुत्ते। अब देखो कबूतर क्या है दोस्तों, पक्षी है, तो पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा, कबूतर आ जाएगा, कुत्ता अलग हो जाएगा, तो ये इसका डबल डायग्राम ये बन जाएगा, आपके सामने है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि यदि भाग है, भाग का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग। तो क्या बोला इसने, 2 + 8 गुणा 16 - 4 भाग 2। अब देखिए सबसे पहले क्योंकि इसमें बोल रहा है इनका मतलब ये दे रखा है तो 2। अब यहाँ देखो प्लस का मतलब क्या दे रखा है, गुणा, तो यहाँ मैं गुणा लिख दूंगा 8, गुणा का मतलब क्या दे रखा है -16, माइनस का क्या दे रखा है भाग 4 और भाग का क्या दे रखा है गुणा। देखो ये बोर्ड मास विधि के हिसाब से शुरू होगा, तो बोर्ड मास बोलता है दोस्तों कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बी यानी होता है दोस्तों ब्रैकेट, ओ यानी होता है ओ का मतलब होता है का, डी यानी होता है डिवाइडेशन यानी भाग, एन फोर होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए फोर होता है ऐड यानी होता है जोड़, एस फोर सब्सट्रैक्शन यानी होती है बाकी। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर का को करेंगे, फिर यहाँ करेंगे भाग को, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर माइनस को करेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, तो 16 में भाग दिया 4 का तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 -8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। अब फिर वापस गुणा इसको करना है, 4 दूनी 8 -16, 16 में से 8 गई तो आंसर इसका दोस्तों आ जाएगा 8, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा दिया जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि ये श्रेणी क्रम में बोल रहा है कि जो श्रेणी क्रम है आपके सामने है, 4 है, 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, 47 है, डॉट डॉट 123, 199। अब इसको क्या करना है, देखो इसके अंदर जो दोस्तों अंतर है 3 का, यहाँ है 4 का, यहाँ है 7 का। अब यहाँ देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 29 में से 18 घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 47 में से घटा दो दोस्तों 29, तो ये आ जाएंगे 16, 17, 17 में से 9 गए तो 9, 8, 17, 1, 18, यही बात आ रहा है ना। अब यहाँ जो अंतर आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ जो अंतर आएगा वो 76 को रख के देखें, 76 को रख के देखो भाई साहब, आ जाएगा क्या, 76 को जैसे रखोगे 47, 47 करोगे तो यहाँ अंतर आ जाएगा 16 हो गए, 16 में से 7 गए तो कितने बच गए 3 और 6 9, हासिल की हो गई 1, यहाँ आ गए दोस्तों 5, 5 और 2 7, 29। देखा आ रहा है क्या आंसर, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 76 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जो क्या हो रहा है दोस्तों, जो ये अंतर आ रहा है, जो आ रहा है इसके विपरीत का जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, मिटा दिया जाए। आई ध्रुव है, चुंबक है, ध्रुव है, ध्रुव के बाद में है दोस्तों चुंबक, चुंबक के बाद में है बैटरी, यहाँ पूछना है बैटरी। अब देखो चुंबक के अंदर क्या होता है ध्रुव, तो बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होगी दोस्तों ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर आएगा वो ऊर्जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों ऊर्जा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है विस्तृत, विस्तृत
विस्तृत का दे रखा है दोस्तों चौड़ा, चौड़ा दे रखा है। हल्का का दे रखा है भारी, ठीक है। लघु का दे रखा है दोस्तों छोटा, और बड़ा का दे रखा है विशाल। ये आपके सामने क्वेश्चन था कि असंगत को छापना है। विस्तृत यानी चौड़ा होता है, हल्का मतलब भारी दे रखा है। अब देखो लघु यानी क्या होता है, छोटा। हल्का भारी, लघु यानी छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। और बड़ा का मतलब विशाल होता है। जो हल्का है वो उसका अपोजिट लिख रखा है, बाकी उसका अर्थ बता रखा है। तो ये आंसर हो जाएगा हल्का का जो भारी है ये असंगत हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो आ रहा है 0.03 गुणा 0.02 का मान है। बिल्कुल सरल है दोस्तों। यहाँ देखो 3 और 2 5, 5 है तो 1 2 3 4 और 5 क्या है 3 दूनी 6 पॉइंट में हो जाएगा। अब ये आंसर किस में आ रहा है, डायरेक्ट दोस्तों डी या डी भी जो भी आ रहा है या जीरो लगा रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आप देख लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लगातार जो दो बिंदु हैं उनको कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए अब आता हूं अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाता है दोस्तों कि 8 22 8 28 8 अगला अंक पूछ रहा है। देखो यहाँ तो 8 8 दे रखा है तो अगला अंक तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ आएगा देखो 22 और 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से आपके सामने कि भाई साहब जो सिक्कों की संख्या है वो दे रखी है 378। जो सिक्कों की संख्या है वो दे रखी है 378। यहां दे रखा है भाई 50, एक को 1 रुपए का मूल्य है, एक 50 पैसे के हैं और एक 25 पैसे के हैं। अब यहाँ बोल रखा है जो इनका अनुपात है दोस्तों वो दे रखा है 13:11:7। अब यहाँ 25 पैसों की संख्या पूछ रहा है कि 50 पैसों की संख्या कितनी होगी। तो देखो समझिए दोस्तों कि यहाँ जो 50 पैसे हैं ये अनुपात नहीं है और ये 25 पैसे हैं। अब यहाँ इनके अनुपात के बराबर करना पड़ेगा ना, या 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो इसके बराबर होगा इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये अनुपात कर लो, इसको 13 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 11 गुणा 2 कर देना और 7 गुणा 4 कर देना, क्योंकि ये 25 पैसों की संख्या है। इनको बराबर करने के लिए तो यहाँ हो गई 13, यहाँ 2 दूनी का 22 और यहाँ 700 का 28। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, इनको जोड़ना है और जो कुल संख्या है 2378 उसमें भाग देना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। करो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी करो भाई, जल्दी कीजिएगा। सुरेश सर जल्दी कीजिए फटाफट प्रश्नों को। रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है, टेक्निकल टीम को बताओगे जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों को। हमारे प्यारे जो बंधु जो हमें देख रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल दोस्तों देखिए आगे। अब इनको जोड़ सकते हो, 8 और 2 10, 10 और 3 13, हासिल हो जाएगी 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये हो गए 63। अब यहाँ ये 378 है, 378 में भाग दीजिए 63 का, आप भाग दीजिए भाई साहब। 63 गुना 6 करना देखो दोस्तों, 6 के 18 हासिल की 1 भाई साहब, 6 6 36 और 1 37। अरे यार मैं तो श्याम हो रहा भाई, ये आ गया 6। अब आपको क्या करना है कि 6 को सिर्फ 22 से गुणा करना है, कि 50 की जो संख्या है 22 के अनुपात में, तो 22 गुणा आप जैसे ही 6 करोगे 6 दूनी 12 और 12 और 1 13, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 132। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, मिटा दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में, हाँ अपन तो शॉर्ट में चलते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो चाहे रीजनिंग हो तुरंत सोल्व होनी चाहिए, आंसर आनी चाहिए, यही तो बात है और ये तो अभी शुरुआत है। अब देखिए किसी संस्कृत भाषा में STYLEUVZJC लिखा जाता है और BLUNT लिखा जाता है। तो इसी भाषा में DNVLR को क्या लिखा जाएगा। देखो 19 और 2 21, 20 और 2 22, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ -2 रहे हैं, यहाँ -2 रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ प्लस के 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ प्लस का 1 बढ़ रहा है, यहाँ -2 रहे हैं, यहाँ -2 रहे हैं। घटना घटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो यहाँ पर जैसे घटना आप घटाओगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ 2 बढ़ाइए, 13 और 2 15 हो जाएंगे, 15 और 2 17 हो जाएंगे, बी 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ 2 घटाइए और यहाँ पर भी 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा O Q V J D। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल फटाफट कीजिए। आपके सामने धड़ाधड़ BSTC के आंसर्स आ रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, फटाफट आपके आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर चला। देखो इधर चला 10 मील, अब ये 10 मील जैसे ही चला दोस्तों, अब इसने बोला फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा दोस्तों दाईं ओर, यहाँ दाईं ओर जैसे मुड़ा वो 10 मील चला। फिर क्या बोला उसने कि फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 5 मील चला, फिर कितना चला दोस्तों 5 मील, फिर बाईं मुड़ा और 10 मील चला, और फिर वो है क्या हुआ दोस्तों अपने बाईं ओर मुड़कर यानी इधर मुड़कर 15 मील। देखो ये आयत बन गया, ये 10 है तो दोस्तों ये 10 है, तो ये 5 है तो दोस्तों ये भी 5 होगा, और वो 15 मील चला है यानी यहाँ से और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 15 मील ही होगी, यानी भाई साहब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो ये आंसर आएगा दोस्तों 0 मील। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया दोस्तों समझ में। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या तथा दक्ष की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। दोस्तों यह औसत बोल रहा है तो 22 है तो दोनों की जो आयु हो जाएगी वो 44 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर इसने बोला यदि सुरभि की उम्र जोड़ दिया जाए तो 28 हो जाता है। अब जब 28 से 3 आदमी हो गए तो 3 से गुणा कर देंगे, 8 या 24, हासिल 2 लग जाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ये कितने हो गए दोस्तों 84 हो गए। अब इनका डिफरेंट है वही कौन हो जाएगी सुरभि हो जाएगी, तो आप 84 में से 44 निकाल दीजिए 0 4, तो आंसर आपका आ जाएगा 40 वर्ष। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक लाइन में आंसर चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है कि क्वेश्चनों में इतना टाइम लगे। मिटा दिया जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भाई एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। कैसे दोस्तों भाई मुकेश से ज्यादा अंक मिल गए। किसको मिल गए भाई साहब राज को, यानी राज को ज्यादा अंक मिल गए, मुकेश को क्या मिले भाई कम अंक मिल गए, यानी राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। क्या बोला भाई राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं, यानी इसको प्रिया से ज्यादा नंबर नहीं मिले, तो यानी प्रिया को इससे भी ज्यादा नंबर मिले होंगे। अब क्या बोला भाई प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले। प्रिया को गौरव तथा किससे ज्यादा अंक मिले, प्रिया को गौरव तथा कविता से ज्यादा अंक मिले। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। अब ये कहीं पे भी आ सकता है, और परंतु इन पांचों में सबसे कम नहीं थे, यानी लास्ट में ये तो कन्फर्म होगी कि कविता आएगी, लेकिन गौरव का भी डेफिनेशन नहीं कर सकते कि गौरव यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अंकों का अवरोही क्रम। दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आरोही और एक होता है दोस्तों अवरोही। आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें बोला कि दूसरे स्थान पर कौन है। अब दूसरे स्थान पर अपन कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ राज भी हो सकता है और गौरव भी हो सकता है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा, कह नहीं सकते अपन, डेफिनेशन नहीं कर सकते कि कौन आएगा, कंफर्मेशन इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने बोला कि यह मेरे मामा। देखो इशारा जो करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आप सीधे आंसर कर सकते हो कि यह मेरे मामा के पिताजी। अपने मामा का पिताजी क्या लगा भाई साहब, नाना, और नाना की लड़की। ध्यान रखना अगर वो इकलौती लड़की बोलता तो अपनी माँ होती, लेकिन यहाँ लड़की बोला है, लड़की का लड़का यानी अपनी मौसी हो गई, यानी अपने नाना की जो लड़की है वो अपनी क्या लगेगी भाई साहब, मौसी का लड़का। अब यहाँ जो रास्ता हो जाएगा, देखो क्या बोला कि यह अपने मामा के पिताजी, अपना मामा, मामा का पिताजी कौन हो गया दोस्तों, नाना हो गया। नाना की लड़की
नाना की लड़की अपनी क्या लगेगी दोस्तों, या तो माँ लगेगी या मौसी लगेगी, का लड़का, उनमें जो रिश्ता होगा वो किसका होगा दोस्तों, भाई और बहन का होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत साटीय संबंध नहीं है। एक तो है दोस्तों वीणा। अब आप जानते हो वीणा किससे बजाई जाती है, गिटार है, बांसुरी है और सारंगी है। दोस्तों वीणा भी हाथों से बजाई जाती है, गिटार भी हाथों से बजाई जाती है, सारंगी भी हाथों से बजाई जाती है, जबकि जो बांसुरी है वो पूंछ से बजाई जाती है। सर टेक्निकल टीम में बताएं, क्लियर टीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत सूचित करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम आ रही है, धन्यवाद पूरी टेक्निकल टीम को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन हो गया भाई साहब कि 5 मित्र हैं, वो 5 मित्रों में ए है वो बी और डी की तुलना में भारी है। जो ए है वो बी और डी की तुलना में भारी है, यानी सबसे जबरू या आदमी जो जबरू आदमी है यहाँ पर ए। सी डी की तुलना में हल्का है। भाई साहब एक आदमी से विचारो जो सी है वो डी की तुलना में, यानी इसको भी विचारो हल्को से, लेकिन अभी ये पता नहीं है इसे आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। तो यहाँ बोला कि सी है वो उसकी तुलना में हल्का है, सी है जो डी की तुलना में। अब यहाँ लिख रखा है देखो दोस्तों कि बी डी की तुलना में हल्का है। कौन दोस्तों? बी। किसकी तुलना में? डी की तुलना में हल्का है। यानी देखो यहां सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। फिर क्या बोला कि बी जो है डी की तुलना में तो हल्का है लेकिन ई से भारी है। बी है जो डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से क्या है भाई, भारी है। अब इनमें सबसे भारी कौन है? अब यहाँ ई और सी का फिर लफड़ा पड़ गया, लेकिन यहाँ एक बात क्या पूछी कि सबसे भारी। अब यहाँ जबरा पूछा है, हल्का पूछता तो फिर कह नहीं सकते, लेकिन सबसे भारी पूछा है तो भारी कौन आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ वापस मिटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी की बहन है। ए है जो दोस्तों किसकी बहन है? बी की बहन है, तो क्या आ जाएगा माइनस। एफ जी की पुत्री है, यहाँ एफ जी नहीं है तो एफ है जो किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी बी, अब जब प्लस माइनस ये है कि जहां प्लस मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जहां मेल है वहां मैं प्लस लगा रहा हूँ, जहां फीमेल है वहां मैं माइनस लगा रहा हूँ। दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ लिख रखा है सी बी की माता है, जो सी है वो बी की माता है। आगे चलते हैं कि डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का क्या है दोस्तों? पिता है। अब क्या लिख रखा है, आगे चलते हैं कि ई डी की माता है, जो ई है वो डी की क्या है दोस्तों? माता है। अब क्वेश्चन क्या है कि ए का डी से, ए का डी से। अब यहाँ जो डी है उसको अपन आधार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधार। किसकी पूछा है क्वेश्चन में? ए की। अपनी बेटी है। अब बेटी में चाहे लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो है अब यहाँ आ जाएगी। देखो यहाँ नातिन नहीं है, एक तरीके से तो भाणजी हो गई ना, भाणजी या नातिन हो गई, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ये पोती के समकक्ष है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पोती आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो है कि निम्न में असंगत को छाटिए। असंगत में दे रखा है आपके दोस्तों, एक तो दे रखा है द्वीप दे रखा है, एक दे रखा है तट, एक दे रखा है प्रायद्वीप और एक दे रखा है नकलिस्तान। नकलिस्तान दे रखा है। जो द्वीप है, द्वीप होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, प्रायद्वीप होता है वो तीनों तरफ से घटा होता है, और जो नकलिस्तान होता है दोस्तों वो होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ मरुस्थल होता है और जहाँ पानी चारों ओर पानी होने की वजह से वहां कुछ भी उगाई नहीं देता, उसको नकलिस्तान बोलते हैं। तो इसमें जो विभिन्न आएगा वो आएगा दोस्तों आपका तट, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वापिस कि एक है भाई साहब, अगला है लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी। आपको मैं बता देता हूं कि जो लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्च, दोस्तों ये तीनों है, ये तो है मसाले दोस्तों, ये तो है मसाले, और जो ये खुबानी है, जो खुबानी है भाई साहब ये फ्रूट है, ये है दोस्तों फल।
तो इसलिए इसका जो बेमेल पूछ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा खुबानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट BAT बैट को लिखा जाता है 23 तो कैट को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कई जगह तो ऐसे है कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है, 1 है, 20 है, 20 और 1 21, 21 और 2 23, तो यहाँ कर देंगे 3 1 20, 20 और 1 21 और 21 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर एक अगला क्वेश्चन आ रहा है एज इट इज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये गाय बैल लिखवाए थे मैंने, यहाँ मोर चिड़िया आ गई है और बाकी कोई परिवर्तन नहीं है कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की संख्या गिनते हैं तो 80 है और उनके पैरों की संख्या है वो 200 है। मैंने आपको सीधा तरीका दिखाया था। इस प्रकार में जो क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो कुल पैर है उसमें 2 का भाग दे देना, उसमें सिर घटा देना, अधिक पैर वाले आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको भी सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ जो कुल पैरों की संख्या है वो दे रखी है 200 और यहाँ पर बटे में 2 कर देंगे, माइनस जो सिर है वो है 80। यहाँ किया 100 माइनस 80 करोगे तो आप क्या जाएंगे 20। अब अधिक पैर किसके हैं, देखो हिरण के 4 पैर रहते हैं तो ये आ गई संख्या हिरणों की। अब आपसे पूछिए मोर की, अब मोर कितने हो जाएंगे, देखो एक जानवर हो चाहे पक्षी हो सिर एक ही होता है तो इनकी जो संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी 80। अब यहाँ 80 में से 20 गए तो कितने बच गए मोर भाई 60। अब आप देखो इन दोनों का योग अगर 200 है तब तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है। हिरण को 4 से गुणा करोगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा और मोर के पैरों में 2 से गुणा करोगे तो 120 हो जाएगा। तो क्या दोनों का योग 200 हो रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ मोर की पूछा है तो मोर के जो आपके आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे दोस्तों 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर वापिस आ रहा है, रिक्त स्थानों को भरना है। सीरीज के तो आप कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कि आगे लिख रखा है SCDTEFUGH, फिर आगे खालिस्तान है, फिर WKL लिख रखा है। देखो यहाँ देखिए दोस्तों, सीधा सॉल्व करना है। 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 1 क्या हो जाएगा 22। अब आगे देखो, अब यहाँ ऑप्शन के आधार पर देखो, मैं सीधा आपको टाइम बचाने का तरीका बताता हूँ। CMNUJIVIJIJT। अब देखो V की तीनों ऑप्शन में नहीं है तो सीधा आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, लेकिन आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर हो जाएगा। आगे देखो C 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यहाँ क्या आ जाएगा I। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो आंसर आ जाएगा V जाइए। अब आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पहले अक्टूबर को सोमवार पड़ रहा है, पहले अक्टूबर को क्या पड़ रहा है दोस्तों सोमवार पड़ रहा है, यानी एक जो अक्टूबर है उसको पड़ रहा है दोस्तों सोमवार, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। यानी ये 23 की बोल रहा है, 23 में 7 का भाग दे दो, 7 के 21 कितने बच गए 2, सोमवार में 2 जोड़ दो, मंगलवार और बुधवार, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों बुधवार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से धड़ाधड़ क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को उछालने पर सम की आने की संख्या क्या होती है। देखो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं 2, उसका आंसर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी दोस्तों 1/2, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1990 का पाठ्यांक किस संख्या के समान है। आपको मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, 1990 का मैंने एज इट इज, कोई संख्या चेंज नहीं है, पिछले नोट्सों में देख लेना, अक्षर भी चेंज नहीं है। यहाँ दे रखा है 1997, यहाँ दे रखा है 2001, यहाँ दे रखा है आपको 2000 और यहाँ दे रखा है 1996। ऑप्शन भी यहाँ दोस्तों बिल्कुल भी चेंज नहीं है। यहाँ वर्षों का अंतर आ रहा है दोस्तों 7, लीप वर्षों की संख्या आ रही है 92 और 96, 2 आ रही है, 7 का पूरा भाग आ रहा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 2000 में देखिए वर्षों का अंतर आ गया 11, यहाँ आ गई 1999 92 96 और 2000, 11 और 3 14, 7 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा दोस्तों 2001, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला है कि कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से है तो उसी प्रकार चिड़िया का संबंध होगा। देखो कलम से तो हो ही नहीं सकता चिड़िया का संबंध, कलरव होता है। आप जो चहकते हैं मधुर आवाज होती है उसे कलरव बोलते हैं। तो चहकने की बात नहीं पूछ रहा है, ये रहता है जहाँ कहाँ रहता है,
तो भाई साहब एक पेड़ है और एक पिंजरा है। अब यहाँ देखिए कि कुत्ता वैसे तो स्वतंत्र घूमता है, पालतू होता है, तो यहाँ जो दे रखा है कुत्ता घर, तो यहाँ जो दोस्तों एक तो पेड़ है और एक पिंजरा है, तो जो चिड़िया अगर बंद पिंजरे में आ गई तो पिंजरे के अंदर आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो है कि यहाँ जो क्वेश्चन है अगला आपके सामने ये है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा क्लास के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, सभी बच्चे बढ़िया वो करें। बिल्कुल हाँ भाई, सबका सिलेक्शन संभव नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की उनकी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो व्रत बता रहा है वो बता रहा है दोस्तों शक्तिशाली पुरुष को, शक्तिशाली पुरुष को बता रहा है दोस्तों व्रत। इसके बाद बता रहा है कि व्रत जो बता रहा है ऊंचे पुरुष को बता रहा है, ऊंचो पुरुष को बता रहा है। और टेक्निकल की बहुत बड़ी कमी आ चुकी है कि फोन स्विच ऑफ हो गया गुरुदेव, अब क्या किया जाए। अब यहाँ जो व्रत बता रहा है, अगला जो क्वेश्चंस आपके सामने हम बता रहे हैं, व्रत बता रहे हैं, वर्ग के बाद भाई घटना घटाएंगे थोड़ी देर बाद, एक सेकंड, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, टेक्निकल एरर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और ये 3 है। अगला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद होगा, और अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं। अब सुरेश सर आपके सामने आ रहे हैं, और 2 मिनट अभी रुकना पड़ेगा दोस्तों। आपके सामने लाइव एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि यहाँ बोला है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं। अब शक्तिशाली का मतलब कि ये घोड़ा है, इसके अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। बचा कितना 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है पुनः कि निम्न में से बेमेल चाहती है कि शेष में भिन्न कौन सा है। अब देखो इसी के अंदर उस जैसी आकृति है, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जैसी आकृति है, और भी यहाँ चौकोर में त्रिभुज के अंदर है, ये थोड़ा सा भिन्न हो गया। देख लेते हैं दोस्तों, यही ये आयत है, आयत के साथ अंदर आयत है, तो इसका जो भिन्न हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे देख रखा है, मिटा दिया जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दीपक रवि का भाई है। जो दीपक है वो है दोस्तों रवि का भाई है, रवि का भाई है। रेखा अतुल की बहन है, रेखा नहीं तो इधर रेखा है, रेखा वो जो बहन है भाई साहब किसकी, अतुल की है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि है जो दोस्तों रेखा का क्या है भाई, पुत्र है, और रेखा का जो भाई था प्रश्नानुसार वो था दोस्तों अतुल। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो दीपक का रेखा से, दोस्तों क्या बोला कि दीपक का रेखा से, तो रेखा को क्या मानेंगे दोस्तों, आधार मानेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका ये क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा ये हो जाएगा पुत्र, आंसर आ जाएगा आपका भाई साहब पुत्र आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है भाई कि 49 छात्रों की संख्या में नितिन, अब टोटल है भाई साहब 49। अब ये बोल रहा है नितिन 18वें स्थान पर है। अब तो भाई साहब उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा, सीधा कर लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 18 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3। अब वो नीचे से बोल रहा है तो 31 + 1, आंसर आपका आ जाएगा 32। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ इसको मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कोडिंग का है, वो फुट का नाका स्वयं दे रखा है, इसको देख लेना, सम कौन सा आ रहा है, सामने आ रहा है, उसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आपके सामने सुरेश जी आ रहे हैं जो आपका जीके का और बाकी के विषयों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल वेलकम टू सुरेश सर। कम जल्दी से आइए और बच्चों को अपना बहुमूल्य ज्ञान दीजिए। सुरेश सर कम। दोस्तों गुरुजी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश सिंह से कहा था आज आपको बीएसटीसी के
जो जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका विस्तार से सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग बस अपने YouTube चैनल से बने रहिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा है। तो दोस्तों इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी में चंद्रावती पर अर्थात आबू के परमाणु का शासक रहा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका अर्थात बी, आबू के परमाणु। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें आंसर आएगा आबू के परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले 2 बार पहले भी एग्जाम जा चुका है, RS प्री 2013 और 2015 में सेम ये का एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है अर्थात ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में भाई? ग्राम देवता के रूप में। तो क्षेत्रफल को किसके रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा है घन वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशिर वाद्य यंत्र और चौथा है अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तत्, दूसरा है घन, तीसरा होता है सुशिर और चौथा होता है कौन सा? अवनद्य। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत् वाद्य यंत्र अर्थात निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र नहीं है। तो तत् वाद्य यंत्र क्या होता है? जिसमें तार से बजाया जाता है वो तत् वाद्य यंत्र होता है। घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होता है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देके बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो चमड़े से निर्मित होता है उसे अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलगोजा है, कौन सा भाई? अलगोजा। अलगोजा। तो अलगोजा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है जिसको फूंक देकर बजाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अलगोजा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो वैसे जो स्टूडेंट होते हैं नॉर्मल पता है कि राजस्थान में अर्थात पूर्व में सबसे छोटा जिला है और पश्चिम में सबसे क्या भाई? बड़ा। तो क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा कौन सा भाई? धौलपुर है। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर। और धौलपुर का कुल क्षेत्रफल है 3000। धौलपुर और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। तो इसका आंसर है IASI बीकानेर। ठीक है, IASI बीकानेर, ये इसका राइट दोस्तों क्या है भाई? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। महाराव उम्मेद सिंह क्या भाई? फर्स्ट है। इसी को इसके शासनकाल को ये अर्थात इस चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखने के लिए छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स थी जिसको यदि आप याद कर लेते तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। उदमबाज। ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे दोस्तों अर्थात सवाई जयसिंह जो सेकंड था उसके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। U4 है उज्जैन, यहाँ पे U4 क्या है दोस्तों? उज्जैन। D4 है दिल्ली, M4 है मथुरा, B4 है अर्थात बनारस और J4 है जयपुर। बनारस को ही वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी। इस आधार पर ये जो आंसर हो जाएगा इसमें अर्थात जयपुर
वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और जयपुर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ी थी वो जयपुर थी और सबसे पुरानी कौन सी थी भाई? दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए बात की जा रही है संसद की। तो संसद अर्थात संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करेंगे। तो लोकसभा में राजस्थान से अर्थात सीटें कितनी? 25 और राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? 10। तो टोटल कितने हो गए? 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। नसीराबाद। तो 1857 की क्रांति का केंद्र कहां था? तो राइट आंसर क्या होगा? नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से पूर्व में अर्थात जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे पूर्व की जो नदियां हैं वो सारी की सारी किसमें गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जो नदियां हैं वो सारे की सारी जाके किसमें गिरती है दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ हाँ दोस्तों नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का उद्भव कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है नसीराबाद। नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जैसा कि आपको मालूम होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। अरावली श्रृंखला के पूर्व में जो भी नदियां बहती हैं वो सभी किसमें जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कौन सी खाड़ी में दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरावली के पश्चिम में बहने वाली सभी नदियां अर्थात अरब सागर में अपना पानी ले जाकर डालती हैं। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है काली सिंध एवं जवाई। तो का अर्थात जवाई नदी पश्चिम में बहती है, यह रोहिणी नदी की सहायक नदी है। तो ये रॉन्ग आंसर है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो होगा काली सिंध एवं गंभीरी नदी। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है काली सिंध। कौन से दोस्तों? काली सिंध एवं गंभीरी। ये नदी अपना पानी कहाँ उड़ेलती है? अर्थात बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फल्गुबाई संबंधित है अर्थात फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। कौन सा नृत्य से है? चरी नृत्य से। देखिए चरी जो नृत्य है वो किशनगढ़ का फेमस है। चरी जो नृत्य है वो कहाँ का फेमस है दोस्तों? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है और ये नेशनल हाईवे नंबर 8 का फेमस है, जिसे वर्तमान में NH-48 कर दिया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि अपने सिर के ऊपर मटके रख करके नृत्य पेश किया जाता है। और एक किशनगढ़ की ही निवासी है कौन? फल्गुबाई। तो किशनगढ़ निवासी फल्गुबाई कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चरी नृत्य की प्रसिद्ध क्या है भाई? नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें अर्थात कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ दोस्तों कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? देखिए कालीबाई इतिहास में बहुत फेमस रही है।
कालीबाई इतिहास में बहुत फेमस रही है क्योंकि इसने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। तो इस लड़की का जो संबंध है कालीबाई का वो रास्तापाल से है। कहां से भाई? रास्तापाल गांव से है और इस घटना को रास्तापाल कांड के नाम से ही जाना जाता है। ये जो रास्तापाल जो गांव है वो डूंगरपुर जिले में, कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे इसी कालीबाई की याद में गैल सागर के नजदीक डूंगरपुर में कालीबाई स्मारक भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों जैसा कि बहुत मोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। अर्थात राइट आंसर है 928। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं। बाकी लोग क्या रहते हैं भाई? कवारे रहते हैं, ठीक है ना, अर्थात रंडवे ही मर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों बोराट के पठार की बात करें, देखिए एक स्थान है उदयपुर का, कौन सा भाई? उदयपुर का गोगुंदा, उदयपुर का कौन सा? गोगुंदा। एवं राजसमंद, कौन सा जिला? राजसमंद के कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के मध्य फैले हुए पठारी भूभाग को बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जिला पूछा है मोटा मोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और कौन सा भाई? राजसमंद। तो उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के मध्य फैले पथरीले भूभाग को बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार दोस्तों? बोराट का पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और राजसमंद। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी मैं ये जो जिले दिए गए हैं उनके यहाँ पे साक्षरता दर बता रहा हूँ। तो पहला जिला दे रखा है सिरोही, देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है सिरोही और सिरोही के साथ है क्या? प्रतापगढ़। तो सिरोही में जो है अर्थात साक्षरता जो दर है सिरोही की वो है दोस्तों 55.3, कितनी है? 55.3% है। जबकि प्रतापगढ़ की बात करें तो कितनी है? 56%। ये ऑप्शन है दोस्तों क्या? ए। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जालोर, कौन सा है? जालोर एवं और बांसवाड़ा, और कौन सा भाई? बांसवाड़ा। तो जालोर की बात करें, जालोर की जो साक्षरता दर है वो है 54.9% और बांसवाड़ा की बात करें वो है 56.3%। नेक्स्ट ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे जालोर और दूसरा दे रखा है सिरोही। तो यहाँ पे अभी हमने चर्चा की थी कि जालोर की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 54.9% और सिरोही की अभी बात की थी 55 कितनी है भाई? 3% है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डी, अर्थात जालोर और चौथा यहाँ पे डाल रखा है क्या दोस्तों? प्रतापगढ़। तो जालोर की अपन ने बात की है 54.9% और प्रतापगढ़ की बात करें तो कितनी है? 56% है। तो दोस्तों इस हिसाब से सबसे कम साक्षरता दर पूछी गई है। तो सबसे कम वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो जालोर है और दूसरा बात करें तो कौन सा है भाई? सिरोही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्थात जालोर और सिरोही, ठीक है ना। तो जालोर और सिरोही में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट है कि जालोर की 54.9% है और सिरोही की कितनी है? 55.3% है। उसके बाद प्रतापगढ़ की कितनी है? 56 और बांसवाड़ा की तो प्रतापगढ़ से भी क्या भाई? अधिक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जालोर और कौन सा होगा भाई दोस्तों? सिरोही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो घग्गर नदी आपको पता है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ी से नदी निकल कर आती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ भाई? हनुमानगढ़।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिलों की सर्वाधिक साक्षरता दर रही है? ऑप्शन में डाला है जयपुर। अब यहाँ पे आप लोग अर्थात वैसे भी ये तो राइट आंसर है कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है अपना वो कोटा जिले की है। किसके भाई? कोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जयपुर डाल रखा है, दूसरा डाल रखा है क्या? कोटा, तीसरा ऑप्शन में डाल रखा है सीकर और चौथा ऑप्शन में डाल रखा है अलवर। चौथा क्या भाई? अलवर, ठीक है ना। तो ये है ए बी सी और डी, ठीक है। तो वैसे तो देखिए अलवर की तो साक्षरता दर कम है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो कोटा अर्थात राजस्थान में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कोटा की है। कोटा की कितनी है दोस्तों? 76.6% है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो कोटा के बाद जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। और जयपुर की साक्षरता दर है 75.5%। तीसरे की बात करें तो आपका झुंझुनू है 74.1%। झुंझुनू 74 पॉइंट कितना भाई? 1%। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा भाई? सीकर, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कोटा डाल रखा है, जयपुर डाल रखा है, सीकर डाल रखा है। तो ऑप्शन के आधार पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटा। और कोटा की जो साक्षरता दर है सर्वाधिक है 76 पॉइंट कितना? 6% है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगनियार एवं लंगा लोक कलाओं को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है कोमल कोठारी। क्या दोस्तों? कोमल कोठारी, ठीक है। तो मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? कोमल कोठारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो देखिए मावठ आती है दोस्तों सर्दी में, और सर्दी में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। और इसमें 3 रबी की फसल डाल रखी है, और जो कपास बोई जाती है वो गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है ना। तो अभी कपास उग रही है अर्थात खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास। क्योंकि मावठ से गेहूं, चना और सरसों ये रबी की फसल है, और तीनों को सर्वाधिक क्या होता है भाई? फायदा होता है। मावठ जैसा कि आपको विदित होगा, आपको इसके बारे में जानकारी होगी, शीतकाल अर्थात सर्दियों में जो बूंदाबांदी होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उसे मावठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? तो देखिए जो गीत है वो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, और ये गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने पर, अर्थात वधु पक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा और बारात का डेरा देखने जाते समय अर्थात जला गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है, अर्थात मंडावा झुंझुनू जिले में पड़ता है, और यह विभिन्न अर्थात हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए फेमस है भी। हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए मंडावा जो अर्थात मंडावा जो कस्बा है झुंझुनू जिले का, ये हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। वैसे भी जो झुंझुनू जो जिला है वहां पे सर्वाधिक क्या भाई? हवेलियां है, और भित्ति चित्रों के लिए वो हवेलियां क्या भाई? फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थात शेख वादी की गुलिस्ता, किसकी भाई? शेख वादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? तो दोस्तों ये अर्थात संबंधित था अलवर चित्र शैली से। किससे भाई? अलवर चित्र शैली से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। देखिए विनय सिंह के काल में इन चित्रों को चित्रित किया गया। जवाहरातों की स्याही से निर्मित इनको चित्रित किया जाता है, और विनय सिंह के काल को अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थात गौरीशंकर
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई और ये विश्व का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आई है, क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। भारतीय अर्थात भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, इसके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्योंकि इसने दो फेमस ग्रंथ लिखे थे, राजपूताना का इतिहास और दूसरा लिखा था भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये विश्व का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्या भाई लिपि ग्रंथ है, और इसी कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ड्स में क्या भाई दर्ज है। तो बहुत फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ, इसलिए फेमस क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में घूमता ही रहता है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। झामरा कोटरा खान किसके लिए फेमस है? तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं परीक्षा में हजारों बार आ चुका है, और ये झामरा कोटरा दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, और ये खान कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में है। तो रॉक फॉस्फेट के लिए झामरा कोटरा फेमस है, और ये खान कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक कौन है? एक ग्रंथ है और इसके लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी। कौन है दोस्तों? जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा ये रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में डाल रखा है कोटा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर। तो हम चारों की बात करें, चारों की तुलना कर रहे हैं। पहला है कोटा, दूसरा डाल रखा है क्या? उदयपुर, तीसरा डाल रखा है सिरोही और चौथा डाल रखा है जोधपुर। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कब अधीनता स्वीकार की थी, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए कोटा के उमेश सिंह था जिसने 26 दिसंबर 1817 अर्थात 26 दिसंबर 1817 में उमेश सिंह ने, किसने दोस्तों? उमेश सिंह ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी या संधि की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें उदयपुर, 22 जनवरी 1818 में 22 जनवरी 1818 में यहाँ के शासक थे भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? शाही संधि की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें किसकी भाई? सिरोही। तो सिरोही के शासक थे शिव सिंह। कौन थे भाई? शिव सिंह। और शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी में क्या की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और लास्ट ऑप्शन में दे रखा है जोधपुर। तो यहाँ पे 6 जनवरी 1818 ईस्वी में अर्थात जोधपुर का शासक था जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था दोस्तों? मान सिंह। तो यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि सबसे अंत में कौन सी रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनता स्वीकार की थी। तो सबसे अंत में पूछा गया है। तो देखिए ये 1817, ये भी 1818 है, ये भी 1818 है। तो राइट आंसर हो गया 1823। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरोही। और देखिए सिरोही के शासक थे सैफुर सिरोही, और सैफुर क्या होता है? शिव सिंह। तो सबसे अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाले जो रियासत थी वो थी सिरोही, और सिरोही के शासक थे कौन? शिव सिंह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो लोक चित्रकला की बात करें, देखिए एक ऑप्शन में दे रखा है फड़, दूसरे में दे रखा है बाणे ठणे, तीसरे में डाल रखा है पथवारी, और चौथे में डाल रखा है सांझी। अब दोस्तों इनके बारे में, सभी के बारे में आपको पता होगा तो ही राइट आंसर आप कर सकते हैं। फड़ जैसा कि आपको पता है कि कपड़े पर
सफेद कपड़े पर लाल रंग के द्वारा किसी भी लोक देवता के जीवन वृत्तांत को चित्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, फड़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पटवारी, जैसा कि पटवारी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, फड़ के बारे में तो पता होगा, मैं पटवारी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गांव में पथ रक्षक के रूप में, गांव में पथ रक्षक के रूप में इसकी पूजा की जाती है, जिसकी पटवारी की। सांझी अर्थात गोबर से दीवारों पर कवारी लड़कियों के द्वारा बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में इसकी सर्वाधिक पूजा की जाती है। उदयपुर का जो मच्छिंद्र नाथ का जो मंदिर है वहां की सांझी फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो ये सारे अर्थात फड़, पटवारी और सांझी ये लोक चित्रकला के उदाहरण है। यहाँ पे राइट आंसर होगा बड़ी ठनी। क्या आंसर होगा दोस्तों, बड़ी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था? तो कालीबंगा सभ्यता का संबंध हनुमानगढ़ जिले से है और इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ में 1951 में अमलानंद घोष, 1951 में किसने किया था? अमलानंद घोष। अमलानंद किसने किया था दोस्तों? अमलानंद घोष ने। तो यहाँ पे दे रखा ए घोष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए घोष हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अभी ये बना था लास्ट टाइम में, अर्थात दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ अर्थात झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी अपन लोग बात करते हैं, अर्थात पहला है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्ची घोड़ी। ठीक है, दूसरा दे रखा है इसमें बम नृत्य, तीसरा तेरह ताली नृत्य और चौथा है गौरी नृत्य। तो दोस्तों राइट आंसर पहला ही है, अर्थात कच्ची घोड़ी नृत्य में। कौन सा है भाई? कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। बम में जो नृत्य है उसमें बम वाद्य यंत्र को लिया जाता है, वो एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र होता है, जबकि गौरी जो नृत्य है उसमें मादल नामक वाद्य यंत्र को यूज में लिया जाता है, और मादल एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन लोग बात करें, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अमर सागर। कौन सा सागर भाई? अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों जैसलमेर। कौन से जिले, अर्थात कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो राइट आंसर होगा ग्राम सेवक। कौन होता है भाई? ग्राम सेवक। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के कौन है भाई? राज्यपाल। ठीक है, इसका राइट क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार परीक्षा में आ गया और आता ही रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप लोग इसका बहुत इजी वे से आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए, राजस्थान की सीमा अर्थात 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कितने राज्यों से भाई? 5 राज्यों से स्पर्श करती है। पहला ऊपर रखती है, आता उत्तर में किसका है भाई? पंजाब से टच करती है। उसके बाद क्या आता है भाई? हरियाणा से, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी और लास्ट है कौन सा दोस्तों? गुजरात। तो देखिए कितने राज्य हो गए? 5। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कितना? 5। इसमें सर्वाधिक लगती है 89 किलो, अर्थात सबसे कम लगती है किसकी? पंजाब की 89 किलोमीटर है। हरियाणा की लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर है। ठीक है, यूपी की लगती है दोस्तों 877 किलोमीटर है, और सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है एमपी की, और गुजरात की लगती है 122 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों
ठीक है। तो सबसे ज्यादा अर्थात सबसे कम लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर है, दूसरा हरियाणा 1262 किलोमीटर है, यूपी की 877 किलोमीटर है, एमपी की सर्वाधिक 1600 किलोमीटर है और गुजरात की 1000 कितनी है भाई 22 किलोमीटर। तो 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा क्या करती है दोस्तों, अर्थात स्पर्श करती है, टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक करती है एमपी की और सबसे कम करती है किसकी दोस्तों, पंजाब की। राजस्थान में कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या भाई अधिक है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, अब आपको ये पता होगा तभी आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर, दूसरा दे रखा जयपुर और कौन सा दौसा, दूसरे में ऑप्शन में डाला हुआ है जयपुर एवं भरतपुर, जयपुर एवं भरतपुर, तीसरे ऑप्शन में डाला हुआ है जयपुर और नेक्स्ट है कौन सा अलवर, चौथे ऑप्शन में डाल रखा है जयपुर और नेक्स्ट है कौन सा बांसवाड़ा। अब देखिए जैसा ही क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं आपको स्पष्ट है कि इसमें एक तो सबसे ज्यादा जो अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात जनसंख्या जो घनत्व है सबको पता है जयपुर जिले का है। कौन सा का है जयपुर, तो चारों में जयपुर तो दे रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपको वैसे ही पता चल गया कि राइट क्या है भाई जयपुर। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे हो रही है दोस्तों कि यहाँ पे दौसा है, भरतपुर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, इसमें जयपुर के साथ कौन सा टच करेगा। तो वैसे देखिए जनसंख्या जो घनत्व है वो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक है, लेकिन पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी जैसे बांसवाड़ा तो अर्थात दक्षिण राजस्थान में आ गए तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डाले हुए हैं जैसे भरतपुर डाला हुआ है, अलवर डाला हुआ है, दौसा डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व यदि पता होगा तो ही आप राइट आंसर कर सकते हैं। वैसे आपको मोटे रूप में भी पता है कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और इनमें से पूर्वी राजस्थान में सबसे पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है भाई, इनमें से भरतपुर में। तो वैसे भी आप चुटकी से भी इसको राइट आंसर कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व 500 कितना है दोस्तों, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दौसा में है 476 प्रति व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं। भरतपुर का है 500 कितना 3, अलवर का है 438 और बांसवाड़ा का दोस्तों 397। तो इस आधार पे अर्थात यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और कौन सा भरतपुर। और इसने पूछा 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, तो सबसे अर्थात 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं जयपुर में 595 और दूसरा कौन सा हो जाएगा भरतपुर जहाँ पे 500 कितना है 3 है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और कौन सा भाई भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन था। तो थोड़ा सा अर्थात इंडिया जी के आपने थोड़ा सा पढ़ा है मोटे मोटे रूप में, तो भी इसका आप आंसर दे सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए दोस्तों 5। पहला वंश हुआ था गुलाम वंश, कौन सा वंश है गुलाम वंश, और गुलाम वंश से प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद जो दूसरा जो वंश चला वो कौन सा चला था खिलजी वंश, खिलजी वंश, और खिलजी वंश प्रारंभ हुआ था 1290 से 1300 कितना भाई 20। तीसरा जो वंश हुआ था वो तुगलक वंश था, तुगलक वंश दोस्तों, और तुगलक वंश स्टार्ट हुआ था 1320 से 1414 तक हुआ था। नेक्स्ट अपन लोग बात करें चौथा है कौन सा सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से और 1451 ईस्वी तक हुआ था। और लास्ट था दोस्तों अर्थात लोधी वंश, लोधी वंश, और लोधी वंश हुआ था 1451 से और 1526 तक। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन था। तो थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, निवारता जिन्होंने मेहनत की है वही स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर सकता है। इसमें ये अर्थात इनका दिल्ली सल्तनत काल का आपको शासन काल जो कालक्रम है वो भी याद होना चाहिए। दूसरा इसमें महाराणा कुंभा का शासन काल भी याद होना चाहिए। तो महाराणा कुंभा कौन भाई, महाराणा कुंभा अर्थात शासक रहा था कब 1433 से और 1468 तक। मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक था कौन, महाराणा कुंभा। तो इस आधार पर हम 1433 से 68 तो ये दोनों आ जाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा सैयद एम लोधी वंश। कौन सा दोस्तों, सैयद एम लोधी वंश राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सामोद महल, कौन सा महल, सामोद महल अर्थात जयपुर जिले में स्थित है। कौन सा जिले में, जयपुर जिले में। बहुत फेमस महल है पर्यटन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के लगभग है। तो दोस्तों राइट आंसर है 10.4%। अर्थात राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो इसमें 10.4% तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसके करीब वाला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें दे रखा है दोस्तों कितना परसेंट, 11%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय अर्थात राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों और एक अंतरराष्ट्रीय देश को स्पर्श करती है और वो है कौन सा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है और उनमें 4 जिले हैं। पहला है कौन सा दोस्तों, श्री गंगानगर। दूसरा उसके बाद बात करें तो आएगा क्या, बीकानेर। तीसरा आएगा जैसलमेर और दोस्तों चौथा आएगा कौन सा, बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ये 4 जिले अर्थात पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। और इनकी बात करें जैसलमेर अर्थात गंगानगर के ऊपर से हम लोग बात करें तो गंगानगर की सीमा है अर्थात 210 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सीमा टच करती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर है। जैसलमेर की अर्थात सर्वाधिक 464 किलोमीटर है और जो बाड़मेर की जो है 226 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो स्पर्श करती है कौन सी, जैसलमेर की, लेकिन इसमें सबसे कम पूछा है। तो आपको सामने बिल्कुल बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की स्पर्श करती है, बीकानेर की, मात्र कितने, 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना दोस्तों 24 फरवरी, कौन सी फरवरी, 24 फरवरी 1970 में राजस्थान आवासन मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अर्थात लेखक दिए गए हैं और लेखक के द्वारा अर्थात रचना सुम्मिलित करवाया गया है, यहाँ पे ग्रंथ हैं। तो दोस्तों वैसे तो हाई लेवल में तो आपको जितने भी लेखक दिए उनकी सभी जितने भी बुक दी गई है उनको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो काम वहाँ पे भी चल जाता है, आपको 1-2 बुक भी पता है तो भी डिफरेंट है क्योंकि पता चल जाता है। तो यहाँ पे बात करें अर्थात जैसे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे को तो 2 ही पता था कि जगजीवन भट्ट ने लिखी थी क्या, अर्थात अजितोदय लिखी थी। और एक स्टूडेंट कह रहा था कि मेरे तो गुरुजी केवल अर्थात दलपत का याद था। और दलपत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, दलपत ने अर्थात कुमान रासो लिखी थी। कौन सी भी, दौलत विजय ने कुमान रासो लिखी थी। तो यहाँ पे राइट देखिए पहला डाल रखा है
करनी क्या है भाई दान, और इसमें ऑप्शन डाल रखा है, तो यहाँ पे डाल रखा है अजितोदय। दूसरा डाल रखा है यहाँ पे दौलत विजय, दौलत विजय, ठीक है ना। वैसे दौलत विजय को दलपत के नाम से जाना जाता है। और इसमें डाल रखा है ऑप्शन में कन्नड़, कन्नड़ देव प्रबंध। नेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पे तीसरा पद्मनाभ, और पद्मनाभ में खुमान रासो, खुमान क्या भाई रासो दोस्तों। और चौथा यहाँ पे डाल रखा है जगजीवन भट्ट, जगजीवन क्या भाई भट्ट। और जगजीवन भट्ट में डी में डाल रखा है सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है अर्थात कर्णिदान ने, कर्णिदान ने ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश। तो कर्णिदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, सूरज प्रकाश लिखा था, ठीक है। दौलत विजय ने खुमान रासो लिखी थी, दौलत विजय ने कौन सी लिखी थी, खुमान रासो। और दोस्तों पद्मनाभ ने लिखी थी कन्नड़ देव प्रबंध, कन्नड़ देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट ने लिखी थी दोस्तों अर्थात अजितोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी डी ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्णिदान ने फेमस बुक लिखी थी सूरज प्रकाश, दौलत विजय ने फेमस बुक लिखी थी खुमान रासो, पद्मनाभ ने लिखी थी, पद्मनाभ ने फेमस जो बुक लिखी थी उसका नाम है कन्नड़ देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट ने फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है अजितोदय। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आपको मिलान करना था और इस प्रकार इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए एक प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार परीक्षा में घूमता ही रहता है, और 5-7 प्रजामंडलीय जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पुट होता रहता है। यहाँ भी अर्थात उनमें से ही एक क्वेश्चन पुट किया गया है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो देखिए सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी, और किसके द्वारा की गई थी, अर्थात गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 30 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भील जनजाति राज्य में किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। तो भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में भी, दक्षिणी भाग में अर्थात उदयपुर यहाँ पे निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन भी एग्जाम से बहुत बार पुट हो चुका है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल, नरमा जो किस्म है, नरमा जो किस्म है वो किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और ये किसकी अर्थात किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जयपुर राज्य का शासक नहीं बना। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं बना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जसवंत सिंह शासक बना था, अजीत सिंह बना था, अनूप सिंह नहीं बना, मोटा राजा उदय सिंह बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह। कौन हो जाएगा भाई, अनूप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। तो दोस्तों राइट आंसर है 36 में। कौन से में, अर्थात 36 जो है विधानसभा थी उसमें 184 से बढ़ाकर के सीटें कितनी कर दी गई, 200। और आज तक ये राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है भाई, 200 है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पहली विधानसभा में सीटों की संख्या कितने थे, 160 थे। दूसरे में इनको बढ़ा के कितना कर दिया था, 176 कर दिया गया था। तीसरे में अर्थात 184 रही थी, चौथी में भी 184 रही थी, और पांचवी में भी, और फिर ये छठे में 184 से कितनी कर दी गई थी, 200 कर दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इनको
विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, आगे भी ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल से। यदि दोस्त आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।